हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को उत्तरायण की हार्दिक वाली शुभकामनाएं। तो हमारा पीयूष जो है वो बिलोंग करता है गुजरात से, है ना। पीयूष हो गए, राहुल हो गए, सूरत गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनको बड़ा शौक है पतंग उड़ाने का। आज सुबह सुबह 4 पतंगे कटवा के आए, है ना। ये जो राहुल है ये तो 15 जनवरी के दिन एक लंबा सा डंडा लेके बाहर घूमते हुए नजर आता था भाई साहब। मैदान में ऐसे घूम घूम के भाई, ठीक है। 15 जनवरी नहीं, डेट गलत बोल दी है मैंने। ये करीब 10 से शुरू हो जाता था ताकि 14 तारीख को ये पतंगे उड़ाए, है ना। वैसे इस फेस्टिवल को पंजाब में एक और अलग से इसी दिन एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, हाँ? लोहड़ी, है ना। ठीक है, लोहड़ी वो जलाते हैं कुछ वगैरह, है ना। फिर अलग तरीके के डांस भी होते हैं, ये सब करते हैं। तो भाई इंडिया है और फेस्टिवल का कंट्री है यहाँ पर, तो है ना। बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो राहुल कितने पतंग इकट्ठे कर लिए भाई? 10-15 कर लिए क्या? चलो ठीक है। सीबीएसई बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं, इनको सॉल्व करना है। किस तरह से आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो 1 बाय 1 एक एक पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी एग्जाम है, हमारे नज़दीक ही है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा रेड कलर दिख जाएगा क्या यहाँ पे? ठीक है। दिया गया है एक ग्रेजिंग फूड चेन है, ठीक है। इन अ ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोरस में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज। कार्निवोरस को इनमें से किस कैटेगरी में आप रख सकते हो? ऑप्शंस को तो स्टडी करते हैं, साथ में एक फूड चेन बना भी लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्लांट है, ट्री है। इस ट्री को फीड कर रहा होगा कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्योर वेजिटेरियन होगा, जिन्हें आप हर्बीवोरस कहेंगे, ठीक है। हर्बीवोरस कहेंगे। अब इन हर्बीवोरस को फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होने चाहिए? कार्निवोरस। ये होने चाहिए साहब कार्निवोरस, ठीक है। ये कार्निवोरस होने चाहिए। डायमीटर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, थिकनेस पेन की। ये कार्निवोरस एनिमल होने चाहिए। अब इनका ट्रॉपिक लेवल T1 है, इनका T2 है और इनका T3 है, राइट। इनको हम क्या कहेंगे कि ये प्रोड्यूसर है। क्या है ये? प्रोड्यूसर है। ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ठीक है। लेकिन इसका जो कंज्यूमर लेवल है वो प्राइमरी लेवल का है, देन प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसके अलावा और कौन सी बातें हो सकती थी? इसके अलावा ये प्राइमरी कंज्यूमर होने के साथ साथ ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी हो सकता है, यस और नो। और इसी तरीके से यदि हम इनकी बात करेंगे तो ये क्या होने चाहिए? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होने चाहिए। यहाँ पर ये जो फूड चेन दी गई है, इसके आगे भी यदि आप ऑर्गेनिज्म किसी को रखते हो तब ये टर्शरी प्रोड्यूसर हो सकता है। अब आपके पास जो ऑप्शन है उसमें इनकी बात करी गई है कि कार्निवोरस क्या होने चाहिए। तो कार्निवोरस या तो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर फूड चेन आगे बढ़ती है तो वो होने चाहिए टर्शरी प्रोड्यूसर। तो अब आप ऑप्शन की तरफ चलें। ऑप्शन क्या कहता है? क्या वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है? तो आंसर होगा नहीं। प्राइमरी प्रोड्यूसर तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं, ये नहीं हो सकते। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम दोनों ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। क्या वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे? नहीं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो डायरेक्टली फीड करते हैं प्लांट से, है ना। जो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूसर होंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो वो यहाँ पर हर्बीवोर्स होने चाहिए थे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर प्राइमरी कंज्यूमर है क्या? नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन होते हैं? जो वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो फिर ये भी आंसर नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, है ना। और होना चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर। कोई तकलीफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्पीड अप, आपको स्पीड बढ़ानी है
द माल्टिंग प्रोसेस की कहाँ पर, ब्रेविंग जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर अल्कोहल है, वाइन है, बियर है, ये सब बनाए जाते हैं, है ना। तो इनमें यदि आप माल्टिंग प्रोसेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको कौन सी ग्रोथ हार्मोन की नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, जिब्रेलिक एसिड। वैसे तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, 11th क्लास में, है ना, वहाँ पर 15 चैप्टर हुआ करता था पहले, अब तो 13 कर दिया है, 2 चैप्टर हट गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो चैप्टर हैं वो हट गए। तो अब जो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वहाँ दिए हुए हैं, तो वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में इनको रखा गया है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को वहाँ पर कहाँ रखा गया था, इनहिबिटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ जिब्रेलिक एसिड कहाँ दिया हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। 12th क्लास में यदि आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, वहां पर ये है अल्कोहल इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो आप वहां प्रोसेस यदि इंक्रीज करना चाहते हो तो जिब्रेलिक एसिड दोगे तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या हो गया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बोलो। ये यूजफुल होते हैं बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर हो सकते हैं, है ना। ये नाइट्रोजन को के लेवल को, सॉइल में नाइट्रोजन लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, तो हमने कहा था जो पेड़ी प्लांट्स होते हैं, मार्शी प्लांट होते हैं, वहां पर ये काम करेंगे। देन ये कौन है, राइस, ठीक है, वहां पर कीचड़ वाली जगह पे ये आराम से उग रहा है। तो राइस वाले जो प्लांट होते हैं वहां पर आप देखोगे ये साइनोबैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो आंसर्स हैं वो नहीं हो सकते, शुगर कैन नहीं है, वीट नहीं है, मेज नहीं है, ये आपको अपने डेजर्ट वाले एरिया में भी प्लांट्स ये दिख सकते हैं, है ना। राजस्थान में भी आप मक्का उगा रहे हो, राजस्थान में आप बाजरा उगा रहे हो, गेहूं की खेती भी हो जाती है, लेकिन चावल की नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इफ, यदि कार्बन एटम फिक्स बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने जो कार्बन एटम को फिक्स किया, ऑलरेडी हैव पास थ्रू 3 स्पीसीज, 3 स्पीसीज को पास कर गया है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज वुड बी, क्या होना चाहिए। मतलब एक कार्बन जो फिक्स किया गया है, वापस से फूड चेन प्रिपेयर करें, ठीक है। एक फूड चेन बना सकते हैं आप, फूड चेन बनाए, मान लीजिए ये कोई प्रोड्यूसर है, इसको किसने खाया, मान लीजिए मैं रैबिट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रैबिट के बाद में डीओजी साहब आ गए भाई साहब, और डीओजी साहब के बाद में लाइन आ गई, ठीक है। बोला गया है कि कार्बन जो फिक्स किया, किसने किया फिक्स, प्रोड्यूसर ने किया, ठीक है। किसने किया फिक्स, प्रोड्यूसर ने किया। प्रोड्यूसर ने कार्बन फिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और फिक्स कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इसके पास ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है। ये फिक्स किया गया कार्बन जो है वो कितने लेवल को पास कर चुका है, ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीसीज, 3 स्पीसीज को पास कर गया है। मतलब इसको पास कर गया है, इसको पास कर गया है, और अच्छा, पहला तो इसी के पास होगा, है ना, फर्स्ट स्पीसीज ये है, सेकंड स्पीसीज इसने इसको पास कर दिया है, ठीक है, और थर्ड इसने डॉग को पास कर दिया है। अब आप बताएं द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज, लास्ट स्पीसीज कौन हुई, जिसमें से इसने पास कर दिया तो लास्ट स्पीसीज आगे होनी चाहिए, आगे कौन हो गया, लाइन हो गया, है ना। अब इनके ट्रॉपिक लेवल डिसाइड कर लो आप, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, सही है। अब आप कंज्यूमर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल को भी देख ले रहे हैं, भाई साहब ये प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए क्या, क्या ये सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए, क्या ये टर्शरी कंज्यूमर होना चाहिए, यस और नो, बोलो। और प्रोड्यूसर लेवल की बात करोगे तो क्या यहाँ पर कंज्यूमर लेवल की बात करेंगे, ये प्रोड्यूसर भी है, तो चलो हम प्रोड्यूसर लेवल भी देख लेते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर होगा, ये टर्शरी प्रोड्यूसर होगा, और इनका कोई प्रोड्यूसर लेवल नहीं होना चाहिए, ये तो टॉप कंज्यूमर है ना। ओके, और होगा भी तो आगे हम चलेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि भाई साहब लाइन की बात करनी है, तो लाइन हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो टर्शरी कंज्यूमर या फिर क्वार्टरली प्रोड्यूसर, ऐसा कोई ऑप्शन में होना चाहिए। तो आप देखो क्या यहाँ पर आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दिखाई देगा क्या, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा क्या,
नहीं, इसको तो पास कर गया है, इसको पास कर गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आपको लाइन का लेवल ही देखना है। आंसर क्या है? टर्शरी कंज्यूमर या क्वार्टनरी प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा मिल रहा है? टर्शरी कंज्यूमर मिल रहा है क्या? यस, देन ये आंसर हो गया, है ना? देन हियर विल बी द आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है किसके बारे में? जिफ्ट के बारे में। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? जाइगोट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन फेलोपियन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या फर्टिलाइजेशन बोला था? हाँ हाँ, कहीं से आई थी आवाज। जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, मेरे को इसे सुनाई दिया। इंट्रा फेलोपियन और इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ये होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, इसमें हम ट्रांसफर किसको करेंगे? जाइगोट को करेंगे। तो कहीं पर गैमीट या ओवा कुछ बात हो तो वो ऑप्शन हम कट कर देते हैं। यहाँ पर सीधा ओवा की बात करिए। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब, फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। ओवा ट्रांसफर करा जाता है क्या? नहीं, वो तो गिफ्ट होना चाहिए था, है ना? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ये नहीं हो सकता। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करना है और किसको करना है? जाइगोट। तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी जाइगोट की बात करी गई है, फीमेल डोनर से कलेक्ट किया गया है, ट्रांसफर यूट्रस में किया गया ना, है ना? यूट्रस ट्रांसफर नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में है, तो आंसर चेन्नई चला जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पे असरेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। माफ करिएगा। क्या देते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच प्रोग्राम। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बात तो सही लग रही है ना? आरसीएच यही तो करता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसमें जागरूकता लेके आता है। ठीक है, रीजन दे रखे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजिबल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, मतलब इसमें एनजीओ भी है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज भी है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो काम आते हैं, have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। ये भी बात सही है, और ये बात सही है और इसको सेटिस्फाई भी करती है। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए बोथ assertion and reason are correct, explanation of A भी है, दोनों भी करेक्ट भी हैं और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असरेशन को। ठीक है क्या? Which one of the following traits of pea plant studied by Mendel is dominant? अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस तो आपको 7 कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? देखिए, एक तो था हाइट वाला, क्या तुम्हें याद है? हाइट था। एक था शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड था। फिर था कलर ऑफ सीड था, कलर ऑफ सीड था। फिर कलर ऑफ पोड था, फली का कलर, है ना? फिर ऐसे ही शेप ऑफ पोड भी था, शेप ऑफ पोड था। कलर ऑफ फ्लावर था बेटा, यस और नो? कलर ऑफ फ्लावर था और पोजीशन ऑफ फ्लावर था। क्या हो गया क्या साहब? पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये 7 कैरेक्टर्स थे। अब इन पे डोमिनेंट और रिसेसिव की बात भी करते, कौन सा डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था? हाइट में देखा जाए तो टॉल डोमिनेंट था और बफ रिसेसिव था, यस और नो? शेप ऑफ सीड में राउंड और रिंकल्ड, यही थे। ऐसे ही कलर ऑफ सीड की बात करोगे तो येलो एंड ग्रीन, ठीक है ना? कलर ऑफ कलर लिख दिया भाई, कलर ऑफ पोड था, है ना? कलर ऑफ पोड में ग्रीन एंड येलो। ग्रीन कैसा था? डोमिनेंट, और येलो कैसा है? रिंकल, रिसेसिव।
फिर बात करें शेप ऑफ पोड, एक तो थी फूली हुई सी और एक थी पिचकी हुई सी, है ना? क्या लिखेंगे? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड कहेंगे ना। और एक फ्लैसिड, फ्लैसिड तो फूला हुआ ही होता है बे, नहीं फ्लैसिड ही होता है, फ्लैसिड मतलब पिचका हुआ सा, ठीक है, जोरियां पड़ी हुई है। कलर ऑफ फ्लावर में देखोगे तो पर्पल है क्या? पर्पल कह दो, वायलेट कह दो, और वाइट जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। ऐसे ही पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करोगे तो एक तो है एक्साइल और दूसरा था टर्मिनल, अक्षीय और कक्षस्थ। कॉन्स्ट्रिक्टेड था ना, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टेड था, ठीक है। ये मेरे को उल्टा लग रहा है यार, पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्साइल डोमिनेट है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा डोमिनेट है ना? डोमिनेट की बात करी गई है, तो आपको यहां से देख लेने हैं कि कौन कौन से डोमिनेट है। बात हुई है पोड के कलर की, टर्मिनल पोड कलर। टर्मिनल तो पोजीशन था किसका? फ्लावर का पोजीशन क्या है, तो ये नहीं है। फिर ग्रीन पोड कलर, पोड के कलर में ग्रीन, हाँ ये सही मैच कर रहा है। पोड के कलर में येलो नहीं है, व्हाइट पोड कलर ये भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलो? बॉम्बे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान इकोलॉजी से है। Which of the following pairs of geographical area shows maximum biodiversity in our country? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री में। तो आपको कोई हॉटस्पॉट नजर आ रहा है क्या यहाँ पे, है ना? हॉटस्पॉट है क्या? ईस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्टर्न हिमालय होना चाहिए था, केरला पंजाब नहीं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ये हो सकता है, सुंदरबंस एंड राम कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की कुछ लाइंस दी हुई है, उनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स दैट आर शोन इन द फिगर। फिगर में कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं, उनको सीक्वेंस से अरेंज करना है। दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, दीज आर द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। आप देखिए क्या लिखा है, द प्लाज्मिड इज टेकन अप इनटू अ बैक्टीरियल सेल व्हिच मेक्स प्रोटीन डायरेक्टेड बाय ह्यूमन डीएनए। तो ये तो सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए था, है ना? तो अब इसको पकड़ लो कि आप सबसे पहले चौथे को पढ़ेंगे हम, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। इसका मतलब ए आंसर इसका नहीं हो सकता। और कहीं मिल रहा है क्या? ए नहीं हो सकता, ठीक है क्या? फिर सेकंड को पढ़ो, डीएनए सेगमेंट इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये बाद में होता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब हम पढ़ें, भाई साहब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर में यही बच रहा है। अब इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। सीक्वेंस यदि मैच कर जाती है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्थ को, क्या है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, द सेगमेंट ऑफ डीएनए रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल से रिमूव किया गया डीएनए का सेगमेंट इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ में, और ऐसा करने के बाद जो प्लाज्मिड है वो टेकन अप करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड प्रोटीन को बनाता है, ह्यूमन के प्रोटीन को बनाता है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो चेन्नई हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है उसको पढ़ लो, है ना? पढ़ने के बाद ऐसा देख लो कि ये सीक्वेंस हो सकती है क्या। हमें जैसे ही हमने पहला पढ़ा हमें लग गया कि ये तो सबसे लास्ट में कहीं होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग हमने ए को भी कट कर दिया और बी को भी कट कर दिया। फिर हमने सेकंड को पढ़ा, सेकंड को भी लगा कि हमने ये पाया कि ये भी कहाँ होना चाहिए, थोड़ा बाद में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सेकंड से भी शुरू ये नहीं हो सकता। फिर सीधा हम यहाँ पर गए, एक ही ऑप्शन बचा फोर्थ पे। अब इन डीएनए टेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ हो सकता है सेंटेंस। तो ये एनसीईआरटी की एक लाइन ही है और आंसर क्या हो जाएगा? सी, चेन्नई, ठीक है क्या? नेक्स्ट, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। एवोल्यूशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और ये मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो मिलर एक्सपेरिमेंट का है वो है यहाँ,
बोला गया है what was the mixture of gases used in chamber marked A। जहां पर A मार्क करा हुआ है उसमें कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, अब A मार्किंग जो है वो यहाँ पर इस जगह पे, ये देख पा रहे हो आप, A मार्किंग है यहाँ पर। तो अब A में कौन कौन सी गैसेस हमने काम में ली थी? गैसेस हमने ली थी बेटा, एक तो थी मीथेन, क्या थी? एक थी अमोनिया, क्या थी? एक थी हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन था, और क्या था? वाटर था क्या? इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर हमने पास करवाया था, वाटर। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है, वही आंसर होना चाहिए। तो आप देख लो, ऑक्सीजन लिया था क्या? नहीं, ऑक्सीजन नहीं लिया, तो ऑक्सीजन वाला ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन लिया था क्या? नहीं लिया, वैसे ही कट गए। अब कटने के बाद इनको सेटिस्फाई करके देख लो, मीथेन है क्या, अमोनिया है क्या, हाइड्रोजन है क्या, वाटर है क्या, दैट्स द आंसर, है ना। कितना आसान होता है, एलिमिनेट करके आंसर निकाले जा सकते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड यदि सीख लेते हो तो आंसर आपके बहुत सही जल्दी आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, आगे क्या 11th क्वेश्चन पे है, गिवन बिलो इज हाईली सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन का कोई सेक्स क्रोमोसोम है जिसको बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके बता दिया गया। ठीक है, फ्रॉम अ कैरियोटाइप। एक कैरियोटाइप हमारा जो बनता है हमारे क्रोमोसोम का, हम जो कैरियोटाइप बनाते हैं उसमें से सिंप्लीफाई तरीके से क्रोमोसोम को बता दिया गया। कौन सा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब यहाँ पर दो ही तरह के क्रोमोसोम हो सकते हैं, या तो एक्स है या फिर वाई। ठीक, अब दिया है द जीन्स ए एंड बी कुड बी ऑफ। ए और बी जो जीन है वो क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहली बात तो शेप से पता चल रहा है कि ये कौन सा क्रोमोसोम हो सकता है। एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि यहाँ पर जो ए और बी जीन है, तो आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे जीन थे वो एक्स क्रोमोसोम पे थे। क्या कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पे था? यस। क्या हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे था? यस। इसके अलावा कुछ बातें बोलूं, जैसे मैं मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया, क्या उसका था? वो तो ऑटोसोम पे है ना। तो हम कहेंगे या तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे लिंक होते हैं। तो यहाँ पर देखो अटैच ईयर लोब, अब ईयर लोब का जो जीन है वो तो वाई क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो आंसर ये नहीं है। हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये सही हो सकता है क्या? कलर ब्लाइंडनेस का हमने कहा था एक्स सी, सी के साथ लिंक्ड है। हीमोफीलिया का एक्स एच हमने कहा था एक्स के साथ लिंक है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड बॉडी हाइट, नहीं भाई साहब, बॉडी हाइट का तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है ये, है ना। फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये तो ऑटोसोमल था, है ना। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया आप कह सकते हो कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है सर, लेकिन फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब फिनाइल कीटोन्यूरिया ये ऑटोसोमल पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो ऑटोसोम की बात करेंगे तो ये आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर क्या चला जाएगा? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज रूटीनली यूज इन एचआईवी डिटेक्शन। एचआईवी का डिटेक्शन करना है तो कौन सी टेक्निक हम काम में ले सकते हैं? ठीक है, बड़ा आसान है, बता सकते हैं क्या? पीसीआर कर सकते हैं, है ना। पीसीआर इज द राइट आंसर, बात खत्म। एचआईवी का इन्फेक्शन आप चाहो तो एलिसा कर सकते हो, है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, राइट। फिर which of the following is the technique of direct introduction of gamete into the oviduct। डायरेक्ट किसको ट्रांसफर किया हमने इस बार? गैमीट को। गैमीट को ट्रांसफर किया है तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होगा क्या? इसका मतलब गिफ्ट आंसर होना चाहिए। कहां पर मिल गया ये लो, नहीं। कितने आसान क्वेश्चंस हैं सीबीएसई पूछती है भाई। ये जैसे ही हम ये जो फुल सिलेबस के पेपर हम दे रहे हैं ना आपको, इसके तुरंत बाद में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू शुरू करने वाला हूँ, है ना। उसकी भी एक अलग से सीरीज चलेगी, वहां पर भी हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर रहे होंगे, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज। ठीक है, पिछले 5 साल 6 साल को हम कवर कर लेंगे, तो आपको और ज्यादा आइडिया लग पाएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सीबीएसई में बाकायदा प्रूफ लिखा होगा कि इससे क्वेश्चन यहाँ पर आया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन पे, असरेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग किए जाते हैं विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ प्रोब। बात तो बिल्कुल सही लग रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यदि हम हमारे
को डीएनए को मार्क कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्रॉप कहलाते हैं। चाहे आरएनए को मार्क कर सकते हैं या फिर आप डीएनए को मार्क कर सकते हैं। रीजन दे रखा है, अ प्रोब ऑलवेज सर्चेस एंड हाइड्रोलाइजेस with the complementary DNA and in a clone of the cell। ये बात भी बिल्कुल सही लग रही कि भाई साहब आप जो डीएनए का प्रॉप डालोगे जिसपे जो सीक्वेंस लिखी होगी भले वो रेडियो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस पेयर मिलेंगे उसको वहां पर जाकर वो मार्किंग करेगा, है ना, उनके साथ वो पेयरिंग करेगा। तो यही तो होना चाहिए, और इसी बात का तो यूज करने के लिए हमने ऐसा किया है कि यहाँ ये मिल जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, देन आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। असरेशन रीज द टाइप का क्वेश्चन ही है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर known by their characteristics, texture, flavor, taste। मतलब हर तरह की चीज को पहचाना जा रहा है उनके टेक्सचर की मदद से, उनके फ्लेवर की मदद से, टेस्ट की मदद से इनको पहचान रहे हैं। द स्पेसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स, किस तरह के माइक्रोब्स उन पर काम में लिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनमें ये अलग अलग टेक्सचर आता है ना। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, सरमेनाए, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऐसा होता है, ये बात तो सही है। फिर बोला गया है चीज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है ना, और इसी वजह से इनका टेक्सचर वगैरह बनता है। तो ये असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो मात आप खाते हो ना वो असरेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन नहीं खाते हो, ठीक है, नहीं करना है ऐसा। बोला गया है decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and cutin। ठीक है, लिग्निन और क्यूटिन यदि ज्यादा हो तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है, धीमे होता है। सही बात है। फिर बोला गया है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन एक्वायरिंग प्रोसेस। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन एक्वायरिंग प्रोसेस है इसलिए लिग्निन और क्यूटिन की प्रेजेंस में स्लोअर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम इसका आंसर जो करेंगे वो बी करेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों के दोनों राइट। इस तरह से आप देखोगे आपने 16 जो एमसीक्यू है वो कर लिए, और यहां पर आकर आपका जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कहां पर, सेक्शन बी पे। अब मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस में लाइंस जो है आंसर की वो लिखी भी है। मकसद क्या है कि वो लाइन, वो कीवर्ड्स वो मिलने चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्किंग स्कीम आपको फॉलो करना होगा। क्वेश्चन देते हैं, इंडिया के पार्लियामेंट ने व्हाई हैज द इंडियन पार्लियामेंट क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द कंट्रीज पेटेंट बिल। कंट्री का जो पेटेंट बिल था उस सेकंड वाला, उसको इंडिया पार्लियामेंट ने क्लियर क्यों किया, है ना? क्यों किया, उसके आंसर्स में आप क्या लिखोगे? देखिए, अमेंडमेंट टू द पेटेंट बिल हैव एम्पावर्ड इंडिया में वो एम्पावर क्यों किया गया? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लोटेशंस ऑफ आवर बायो रिसोर्सेज। हम जो बहुत ज्यादा तेजी से बायो रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो उनकी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बाय अदर कंट्रीज, ठीक है। दिस बिल ऑल्सो कंसिडर पेटेंट टर्म्स एंड इनिशिएटेड रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड। ये लाइंस यदि आप लिखते हैं तब आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है क्या? अब देखिए अगले जो क्वेश्चन है उसमें शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख के पता कर सकते हो कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहां पर डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। इस बात को साबित करने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया था, बोलो? मिसेल्सन एंड स्टॉल का था क्या, बोलो? N15 काम में लिया गया, है ना। हेवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन काम में लिया गया, जिससे पता चला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो याद आ गया,
इस एक्सपेरिमेंट के ये डायग्राम दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। देन मिचेल्सन एंड स्टॉल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये बात साबित करी गई थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब देखो रिजल्ट ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट गिवन इन द फिगर, आंसर द क्वेश्चंस। एक्सपेरिमेंट देख लिया, आंसर कर दें। आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई द गिवन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? आंसर हो गया मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ये लिख दिया, आपको 1 मार्क मिल गया। Which property of DNA is proved by this experiment? इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो कि भाई साहब डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। यदि आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और 1 + 1 आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितना आसान है, पेपर लेंदी नहीं होता, आप खुद लेंदी बना देते हो। आपको क्या लिखना है, 18th आंसर 1 मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट का आंसर। और सेकंड में आपने क्या लिख दिया, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। 1 + 1 मार्किंग स्कीम है और 2 मार्क्स मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना है। गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो ह्यूमन में होता है, फ्लो चार्ट आपको दिया गया है। जीएनआरएच का सिक्रेशन कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, अब यहां पर लेवल है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसका लेवल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट करवाया एलएचआरएच। क्या सीक्रेट करवाया, एलएचआरएच। एलएचआरएच जैसे आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करवाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करवाएगी। नाउ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां पर एक्ट करता है, कौन सी सेल पे जाके काम करता है, लिडिक सेल पे, इंटरस्टिशियल सेल पे, लिडिक सेल पे ये काम करेगा। और लिडिक सेल क्या करवाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस करवाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो साहब सी की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, लिडिक सेल, है ना। एल सी मतलब क्या है, लिडिक सेल, ये लिडिक सेल है, राइट। ऐसे ही हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया सपोज एफएसएचआरएच। क्या सीक्रेट किया, एफएसएचआरएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट कर दिया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी सेल पे काम करता है, सर्टोलाई सेल पे। कहां पे काम करता है, सर्टोलाई सेल पे। और ये सर्टोलाई सेल से जो प्रोटीन आएगा बाहर वो क्या करवाएगा, स्पर्मिएशन प्रोसेस या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्मेटोजोआ को। तो स्पर्मिएशन है ना, स्पर्मिएशन विल बी द आंसर। हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स ऑफ ईच, देन हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स इसका एंड हाफ ऑफ सर्टोलाई सेल। इस तरह से मार्किंग स्कीम होनी चाहिए। 4 लेटर लिखने हैं, 4 लेटर के आपको 2 मार्क्स मिल जाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं सीधे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे क्या पूछते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द सबस्टेट दैट एक्ट ऑन द प्रोड्यूस बायोगैस। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखो जो बायोगैस का प्रोडक्शन करवाता है। तो भाई साहब मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का जो ग्रुप होगा वो बायोगैस का प्रोडक्शन करवा सकता है। तो हम कहेंगे मिथेनोजन होने चाहिए सर। मिथेनोजन्स जो होते हैं वो एनएरोबिकली बैक्टीरिया रखते हैं, एनएरोबिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखते हैं। वो क्या करते हैं, मीथेन रिलीज करवाते हैं। किससे, अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। अब यहां पर पूछा गया है कौन से सबस्ट्रेट पे ये काम करते हैं। देन सेल्यूलोजिक मटेरियल जो होते हैं, चाहे वो काउ डंग का है या घर पे आपने वेजिटेबल्स बनाई है, यूज में ली है, उनके कुछ हिस्से बचे हुए हैं, तो उनकी जो प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, है ना। तो सेल्यूलोजिक मटेरियल जो होंगे उन पे वो काम करेंगे। तो ये सबस्ट्रेट क्या होने चाहिए थे, सबस्ट्रेट होने चाहिए थे सेल्यूलोजिक मटेरियल या काउ। Common yeast is known as baker's yeast and also brewer's yeast. जस्टिफाई करना है, कॉमन यीस्ट को हम बेकर्स यीस्ट या
या ब्रेवर्स यीस्ट की फॉर्म में नाम में से जानते हैं हम इनको। क्यों? कि भाई साहब ये बेकरीज में भी काम में आता है और ब्रेवरेजेस में भी काम में लिया जाता है ना। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी इसको काम में ले रहे हो, और डोसा, इडली, हांडवा, खमन, ढोकला, पात्रा, ये सब बनाने के लिए गुजराती डिशेज हैं, है ना। गुजराती डिशेज नहीं है, इडली वगैरह तो साउथ इंडियन डिशेज हैं, लेकिन गुजरात के लोग खावड़े होते हैं, खाते हैं बहुत अच्छा खासा है, राइट, हर चीज बना लेते हैं। खमन, तो आप देखोगे कॉमन यीस्ट इज एम्प्लॉयड इन द फर्मेंटेशन ऑफ डफ है, यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स, बेकरीज, इन सब के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? बेकर्स यीस्ट। दूसरी बात बोली गई है, जैसे फ्रूट जूसेस एंड माल्ट इन ब्रेवरेजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, इनको यूज किया जाता है, इसलिए उसको हम दोनों की तरह मान सकते हैं कि ये बेकर्स यीस्ट भी है और ब्रेवरेज यीस्ट भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मुझे लग रहा है एप्पल को काट दिया है ना, एप्पल को ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट कर दिया है, तब ऐसा डायग्राम नजर आ रहा होगा। गिवन बिलो इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एप्पल, एप्पल का ट्रांसफर सेक्शन है। आइडेंटिफाई करना है ए बी सी को, कितना आसान दिया है, ठीक है, ए बी सी का पता करना है। ए बी सी पता कर लो भाई साहब, इन ए बी सी को पता कर दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। एबीसी, अब मुझे बताओ कि फूला हुआ पार्ट क्या होता है? थैलेमस, देन ए क्या होना चाहिए? थैलेमस होना चाहिए, यस और नो? यदि, अच्छा, फिर बी की बात कर रहे हैं तो बी सीड होने चाहिए क्या? बी सीड नजर आ रहे हैं हमें। अब यदि मीजोकार्प यहाँ पर कहीं दी गई है, बाहर कहीं मार्क करी हुई है मीजोकार्प को, तो इसके अंदर यदि कोई मार्किंग करी है तो वो क्या होनी चाहिए? एंडोकार्प होनी चाहिए, है ना, द फ्रूट वॉल, एंडोकार्प। तो एबीसी मार्क कर दिया आपने, इन तीनों को मिला के आपका हिसाब कितने का हुआ बेटा? 1 नंबर का। 1 नंबर ले जा सकते हो आप मेरे से। फिर बोला गया है व्हाई इज एन एप्पल कैटेगराइज्ड एज द फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, सॉरी फ्रूट, है ना। फ्रूट फॉर्मेशन में अदर देन ओवरी यदि कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाता है? फॉल्स फ्रूट। इसलिए हम कहेंगे एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि उसमें ओवरी के अलावा भी कुछ पार्ट और एसोसिएट हुआ है। कौन सा? थैलेमस वाला हिस्सा, फ्रूट के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में। सही है क्या? और इसी के साथ आपका जो सेक्शन बी है 10 नंबर का, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है क्या? थके क्या? नहीं थके ना? ओके, तो चलो देखते हैं। हाँ, पतंग उड़ानी है, काइटिंग, काइटिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 21 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी बड़ा वेटेज रखता है ना। 21 मार्क्स का सेक्शन सी होता है, थोड़ा ध्यान से करना। चलो देखो, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो कि शिकायत कर रहा है ऑफ सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, उसको तकलीफ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है भाई, कब्जी है, स्टमक में पेन भी है, स्टूल विद ब्लड क्लोट्स, जो पोटी आ रही है उसमें ब्लड के क्लोट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सेस म्यूकस आ रहा है, ब्लड के क्लोट्स आ रहे हैं वेस्ट एक्सर्टा में, और म्यूकस भी आ रहा है। द फिजिशियन डायग्नोस इट अमीबॉइसिस, फिजिशियन ने डायग्नोसिस प्रोसेस करवाया और पता करा कि उसको कौन सी बीमारी हो रखी है? अमीबॉइसिस हो रखा है। आफ्टर स्टूल टेस्ट, उसका जो स्टूल टेस्ट किया गया उसके बाद में ये पता लगा लिया गया कि उसको कौन सी बीमारी है? अमीबॉइसिस। ठीक है, यहां पर कहानी हो गई है खत्म। अब पूछे गए हैं सवाल, सवाल 3 है, पता चल जाएगा, मार्किंग स्कीम 3 क्वेश्चन है तो 1 1 मार्क्स ऑफ ईच। यस, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब आइडेंटिफाइड इन द स्टूल सैंपल। क्या होना चाहिए? किसकी वजह से होता है? तो एंटोमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ये लो साहब, 1 नंबर थाली में परोस दिया आपने, सिर्फ 2 वर्ड लिखने का, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और मार्क्स ले लो 1। दूसरा, हाउ डू यू थिंक द पेशेंट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट। आपको कैसे पता चल गया कि हाँ इसको ये बीमारी है? सिम्टम्स की वजह से नहीं। एक्सर्टा में आपने ऐसा क्या देखा? तो एक्सर्टा में हमने देखा होगा सिस्ट, ठीक है, या कॉलोनी ऑफ अमीबा,
इस तरह के सिस्ट फॉर्मेशन होता है वहां पर, वो हमने ऑब्जर्व करी होगी। हमने सिस्ट ऑब्जर्व करी स्टूल में, फिर हमने आइडिया लगाया कि इसको ये बीमारी है। राइट योर सजेशन टू द पेशेंट टू अवॉइड इन्फेक्शन इन फ्यूचर। भविष्य में उसको इस बीमारी, ये वाली बीमारी ना होवे, इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह दोगे? एक तो हम बोलेंगे भाई साहब आप हाइजीन मेंटेन करें, है ना, और आप फ्रेश खाना खाएं, बोलो, अच्छा पानी पिए, हैंड वॉश करते रहें प्रॉपर, बोलो, जो जो मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, खाली इसी बीमारी को रोकने के उपाय पूछे गए हैं आपसे, है ना। तो इस बीमारी को रोकने के उपाय पूछे गए हैं, वैसे पूछा देखा जाए तो आप प्रॉपर हैंड वॉश करते रहें, ताकि जो एक्सर्टा वगैरह कहीं लगा हुआ है, वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है तो वही कंटामिनेटेड फूड बन के हमारे पास जा सकती है ना। पता चला किसी को हो रखा है अमीबॉयसिस है और वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, है ना। इंडिया में तो बेटा क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा अच्छा है, वाटर क्लीनिंग होती है। वैसे आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो वहां पर पेपर क्लीनिंग है बेटा, तो प्रॉपर साफ सफाई भी नहीं रहती। और मान लो किसी फीमेल को बीमारी हो रखी है, नाखून बड़े बड़े, नाखून के अंदर फंसा हुआ सिस्ट अमीबा का, नहीं, और खाना खाया राबड़ी है, राबड़ी के अंदर पीला पीला और कुछ मिल गया, ऐड हो गया है, सिस्ट ऑफ अमीबा भी उसमें चले गए और हो गया आपका काम, आपको भी मिल गया। तो हैंड वॉश प्रॉपर होने चाहिए, है ना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखनी है, ये बातें आपकी। 23 क्वेश्चंस मार्क करने के लिए बोला गया है। द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में भी टर्मिनेशन प्रोसेस हो रहा है। टर्मिनेशन हो रहा है इसका मतलब लास्ट में चल रहे हैं हम, एमआरएनए फॉर्मेशन होने ही वाला है। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। यहाँ पर ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि किसी डीएनए का प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने वाला है। नेम द लेबल ए बी सी डी। अब आप देखो यहाँ पे आपको शायद दिखाई देवे, तो ये तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए तो मुझे डीएनए दिख रहा है साफ, बोलो, ए डीएनए है। और बी जो बना है वो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना है? एमआरएनए बना है, तो ये एमआरएनए दिख रहा है मेरे को। अच्छा, सी कोई एंजाइम है जो ये काम करवाता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यस और नो? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है ये। अब टर्मिनेशन के लिए यहां पर एक फैक्टर दिया गया है। कौन सा फैक्टर होता है बेटा? हाँ, रो फैक्टर, वेरी गुड। और इनिशिएशन पे यदि होता तो हम क्या कह देते? सिग्मा फैक्टर, है ना। ये टर्मिनेशन की बजाय बोलते कि हम इनिशिएट कर रहे हैं और सेम बातें बोली जाती तो बाकी सब चीजें तो सेम होती, लेकिन एक आंसर बदल जाता और वो सिग्मा फैक्टर हो जाता रो फैक्टर की बजाय। बात समझ रहे हो क्या? कितना आसान होता है सीबीएसई का पेपर। उसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? देखो देखे, रो फैक्टर को थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट वेटेज दे देता हूं, तो यहां पर मैं इसको 1 मार्क्स कर दूंगा। बाकी कितने बच गए? 2 बच गए क्या? तो भी वैसे नहीं होगा, 2 को हमें एक एक नंबर देने पड़ेंगे, है ना, बाकी को हाफ हाफ मार्क्स देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको आधा नंबर दे दिया और इसको आधा नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। Why are coral reefs not found in region from West Bengal to Andhra Pradesh? आप जब वेस्ट बंगाल से कौन है बे? वेस्ट बंगाल में कौन है? कौन सी दीदी? ममता दीदी। पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है? अरे वही जो मोदी जी पे पेपर मार के गई थी एक बार, वो डैशिंग है, क्यों गोरबू ऐसे बोलती रहती है ना, ई नो चाल पे बोलो। तो वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक जाते हो तो वहां पर आपको कोरल रीफ्स नजर नहीं आते, जबकि बट आर फाउंड इन तमिलनाडु एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया।
पश्चिमी विस्तार में चले जाओ इंडिया के, या तमिलनाडु रीजन में चले जाओ, वहां पर कोरल रीफ्स नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, कोरल रीफ्स जो है ना, वो ग्रो करना पसंद करते हैं, थोड़ा सा पानी पॉल्यूटेड होना चाहिए, है ना, फ्रेश वाटर में ग्रो नहीं करेंगे। नॉट ग्रो इन, नॉट ग्रो इन अच्छा खासा ताजा पानी उनको अच्छा नहीं लगता, है ना, ये वहां पर ग्रो नहीं करते। अब आप देखते हो कि वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश वाले रीजन तक जाओगे ना आप, तो यहाँ पर पानी है बेटा जी गंगा जी का, है ना, हर हर गंगे, गंगा जी पानी जो है ना वो देते रहते हैं। तो यहाँ पर पानी कैसा मिलता है? फ्रेश वाटर, तो वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। जबकि आप तमिलनाडु रीजन में चले जाओ तो वहां पर फ्रेश वाटर की कमी है। आप देख लो, ओशन है, ओशन में अच्छे से ग्रो करते हैं, खारे पानी में ग्रो करते हैं, तो ये वहां पर ये ग्रो कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई कर सकते हो आप। फिर आ जाते हैं 25th क्वेश्चन पे। मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स। दो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, कौन से वाले? ऑटोसोम पे हैं, है ना, ऑटोसोम पे हैं, और लक्षण भी बताने। दो के नाम बताओ पहले तो। क्या सिकल सेल एनीमिया होगा? क्या मैं डाउन सिंड्रोम कर सकता हूं क्या? हाँ, डाउन सिंड्रोम ही तो ऑटोसोमल है, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई थी वहां, तो ये भी तो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आप ये दो लिख सकते हो। सिकल सेल एनीमिया में तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है ना, सिकल शेप का हो जाता है, दांतली के जैसा हो जाता है ना, ऐसे में ब्लड की कमी फील होती है, राइट। डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तुम्हें? मंद बुद्धि होता है थोड़ा, है, मुंडा, मुंह फटा हुआ फटाका रहता है, खुला रहता है, थोड़ा फटाका रहता है, नहीं मतलब फटाका फटा रहता है, नहीं, मुंह खुला खुला रहता है, बंद नहीं हो पाता है मुंह पूरा, है ना, है, हाइट कम होती है, ये कैरेक्टर्स थे डाउन सिंड्रोम वाले के, वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी से। गिवन बिलो इज एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग the species area relationship between species richness and area for the wide variety of taxa। wide variety of taxa के लिए दिया गया, एंजियोस्पर्म प्लांट की, बर्ड्स की, बैट्स की, एटसेट्रा। इक्वेशन क्या लिखा है? s is equals to ca to the power z, ठीक है, इससे आप वो लेके आ सकते थे। क्वेश्चन पूछा गया है, ये छोटे बच्चे भी आ गए अपनी क्लास में, हैं? पीयूष ऐसी हंसी मत निकाल, ऐसा क्या हुआ तेरे को जो हंसी आ रही? क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताने के लिए ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कैसे करोगे? ये देखो, ये मैंने ग्राफ दे भी दिया यहाँ पे, यहाँ से ये कर देना है, ये करते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया है यहाँ पर कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैसे होता है ग्राफ, और इसी का यदि लॉगरिथमिक ग्राफ देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वो हमने साबित भी कर दिया था जब हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, जैसे s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z था। अब आप क्या कर रहे थे? दोनों तरफ log ले रहे थे, देन log s इज इक्वल टू log सी ए टू द पावर z। फिर आपने क्या किया था? log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है? तो ये तो लीनियर लाइन आ जाना चाहिए, तो ये लीनियर लाइन इक्वेशन आ गया है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक नंबर मिल गया। बोला गया है व्हाट डज एस रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन? स्पीसीज रिचनेस। एस क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज रिचनेस को, स्पीसीज रिचनेस, ये और एक नंबर, मतलब बरसात हो रही है मार्क्स की, तो खाली लिखो नंबर लो, लिखो नंबर लो, है ना। उन्हें तो कई गेम ऐसे खेलते हैं, ये पावर से ऐसे होके निकला और ये पॉइंट मिल गए, नहीं, ऐसे ये पावर से पास में होके निकलो मार्क्स ले लो, ऐसा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, जो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है फॉर फ्रूगियोरियस, फ्रूगिवोरस कौन होते हैं? फ्रूट ईटिंग जो एनिमल होते हैं ना, बर्ड्स हैं जैसे, फ्रूट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं उनको हम फ्रूगिवोरस कहते हैं, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द
डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर सी का आंसर जैसे ये लर्निंग क्वेश्चन आ गया, आंसर देना है 1.15 होना चाहिए, शायद 1.15 है, ठीक है। इसका आंसर क्या है 1.15। जेड की वैल्यू वहां पर एनसीईआरटी में गिवन है और वो वैल्यू रखने का मिल जाएगा आपको मार्क्स एक। अब इसके और में भी दे रखा है, यदि ये ना करते हो तो ये करो और ये करते हो तो आपको फिर से एक नंबर मिल जाएगा। क्या है, एक्सप्लेन रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, है ना। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल एहलरिच, याद है ना, पॉल एहलरिच ने दिया था रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। और उसमें हर किसी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया था एक रिवेट की तरह, है ना, जिसका एक कोई स्पीसीज हटता है तो इकोसिस्टम पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्क तो जरूर पड़ेगा और डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि कहाँ का रिवेट हटा गया है। एरोप्लेन से रिप्रेजेंट करा गया था कि एरोप्लेन में किसी रिवेट, हर एक रिवेट की एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, आप कौन से रिवेट को हटाते हो पर डिपेंड करेगा कि उस इकोसिस्टम पे, उस एरोप्लेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अंदर की किसी सीट का रिवेट हटाते हो तो कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन विंग्स का रिवेट हटाते हो तो शायद इमरजेंसी आ सकती है ना। तो कौन सी स्पीसीज को आप नेचर से हटा रहे हो वो इफेक्ट तो जरूर डालती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीसीज को हटाया है, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, एक इमेज दिया गया है, द इमेज बिलो डिस्क्राइब द टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड। फलाना ढीमकाना पूंछकाना पढ़ सकते हैं आप, देख ले। मैं तो सीधे क्वेश्चंस पे जाता हूँ। मेरे को बायोपेस्टिसाइड मिलते ही कहीं ना कहीं बीटी कोटा नजर आने लग जाता है ना, बायोपेस्टिसाइड है वो नजर आने लग जाता है। तो मैं ये सब चीजें पढ़ना उचित ना समझकर मेरे दिमाग में बीटी कोटन पहले से ही बिठा रखा है मैंने, है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये ना पढ़कर यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के भी पढ़ के भी मैं आंसर कर सकता हूँ तो मुझे इतना सारा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं होगी। क्या बोला गया, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड आर नॉट द केमिकल पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड जिसमें किसी केमिकल का यूज ना होकर किसी लिविंग का यूज किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, बायोपेस्टिसाइड। तो क्या ये बिना पढ़े भी मैं आंसर कर सकता था, यस, इसलिए मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर नेम द एंड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन, आपको एक तो नाम देना है, नाम तो मेरे दिमाग में पहले से चल ही रहा था, कौन सा, बीटी कोटन का नाम दे दिया। एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पॉपुलर बायोपेस्टिसाइड, अब बीटी कोटन किस तरह से काम करता है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो शायद मार्किंग स्कीम क्या कहती है कि इसको 2 नंबर का होना चाहिए और इसको 1 नंबर का होना चाहिए। इसमें नाम यदि लिख दिया है तो 1 नंबर मिल जाना चाहिए, और मोड ऑफ एक्शन वो किस तरह से काम करता है, क्या करता है बीटी कोटन, आपने क्या कर दिया, वो जीन CRY जीन वो इंसेक्ट से उठाकर किसको दे दिया, प्लांट को, ठीक है। अब प्लांट वो बीटी टॉक्सिन बना रहा होगा। अब कोई इंसेक्ट दूसरा, सॉरी माफ करिएगा, आपने बैक्टीरिया से लिया था, बैसिलस थुरेंजिएंसिस नाम के बैक्टीरिया से कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया किसी प्लांट के साथ, तंबाकू प्लांट के साथ कर दिया, है ना। बीटी कोटन बनाया, बीटी ब्रिंजल बनाया, बीटी टोबैको बनाया, टोबैको नहीं था, कोटन था, कोटन प्लांट के साथ आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब कोटन का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करवा रहा है बीटी टॉक्सिन। अब कोई इंसेक्ट कौन सा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, इसका कोई जीनस का कोई इंसेक्ट आकर उसे न्यूट्रिशन पर्पज से सक करता है, तो फिर वो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन उसके पास चला जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट देगा और जहरीले इफेक्ट की वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन और इंसेक्ट की स्वाहा हो जाएगी, यस और नो, मर जाएगा। इस तरह से उसने कंट्रोल कर लिया। तो किसी लिविंग की मदद से हमने कंट्रोल किया है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा होना चाहिए, बायोपेस्टिसाइड होना चाहिए। ओके, ये डायग्राम शायद आपको क्लियरली ना दिखाई देवे, लेकिन कुछ कुछ नजर आ रहा है। ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का है। हाउ डज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन डिस्टन बेचुलेरिया illustrate the action of natural selection, एक्सप्लेन करना है कि किसका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, यस और नो। डार्विनिज्म की थ्योरी को यदि हम इंप्लीमेंट करें तो हम क्या कहेंगे कि परिस्थितियां बदलती है, वेराइटीज तो पहले से ही है मौजूद। तो यहां पर वेराइटीज पहले से है, एक तो डार्क विंग्ड, ये तो कौन से हैं, डार्क विंग्ड है, और ये लाइट विंग्ड या व्हाइट वाले कलर के विंग्ड हैं, किसके, बिट्सन बेचुलेरिया के। अब इन्वायरमेंट में बैकग्राउंड कैसा था, पहले फेयर था, फेयर था तो कंडीशन इनके लिए, जो लाइट कलर के मौत थे उनके लिए कंडीशन कैसी थी, फेवरेबल, और ये डार्क कलर के जो थे वो क्लियरली ऑब्जर्व होते थे, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड लाइट था।
तो कोई भी प्रेडेटर इनको आसानी से खा लेता था। लेकिन समस्याएं बदली कब? जब आपने इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा हुआ, उस वजह से कार्बन रिलीज हुआ और कार्बन जा जाकर जमा हो गया दीवारों पे, पत्थरों पे, है ना, और प्लांट्स पे, ट्रीज पे, यहाँ पर जमा हो गया। तो बैकग्राउंड कैसा हो गया? डार्क कलर का। अब इस डार्क कलर में ये जो डार्क कलर के मौत थे वो तो छुपने लग गए, तो इनकी संख्या तो क्या हो जाएगी? ज्यादा। और लाइट कलर वाले जो थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी? व्हाइट कलर वालों की। कब? क्यों? क्योंकि वो आसानी से डिटेक्ट होने लग गए, प्रेडेटर उनको आसानी से पकड़ के खाने लग गए। तो ये सिचुएशन जब बदली तो नेचर ने किसी को सिलेक्ट किया और किसी को एलिमिनेट किया। पहले सिलेक्शन किसका हो रखा था? डार्क लाइट कलर के मौत का। अब इन परिस्थितियों में सिलेक्शन किसका हो रखा है? डार्क कलर के मौत का। और एलिमिनेट किसको किया जा रहा है? लाइट कलर के मौत को। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, फिर चल लेते हैं आप सेक्शन डी पे। सेक्शन डी कितने मार्क्स का है बेटा? 8 मार्क्स का। तो अब चलते हैं कहां पर? सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने होते हैं? 2, है ना, 4 मार्क्स के। तो सेक्शन डी टोटल हो गया हमारे 8 नंबर का। 8 मार्क्स का सेक्शन डी है। यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन होता है और पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ते हैं पैराग्राफ। ठीक है, टाइम पास ही होता है वैसे। क्यों टाइम वेस्ट करें यदि हम आंसर ऐसे ही जान ले? हमें लगता है कि नहीं आंसर नहीं आ रहा है, तब हम पैराग्राफ पे चल लेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ सेल द HIV अटैक्स आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद में HIV के जो वायरस होते हैं वो किस पे अटैक करते हैं? ठीक है, राइट द वेरियस इवेंट दैट ऑकर्स विद इन द सेल। कैसे चलेगा आगे? तो पता है कि भाई साहब यहाँ पर ये अटैक कहाँ करते हैं? मैक्रोफेजेस पे। डायग्राम बना हुआ है ना? कहाँ पर अटैक करते हैं? मैक्रोफेजेस पे करते हैं। और यहाँ HIV की स्पेशलिटी क्या थी कि HIV के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। और RNA क्यों है? क्योंकि वो रिट्रोवायरस कैटेगरी का है। कैसा है? रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस के जो कैटेगरी के वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और उनमें एक एंजाइम होता है। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA से DNA बनाता है। ठीक है, तो HIV का वायरस जैसे ही मैक्रोफेज में एंटर करेगा, जैसे ही HIV का वायरस मैक्रोफेज में एंटर करेगा, वो RNA से क्या बनाएगा? DNA। और DNA से अपने DNA के साथ वो जाकर जोड़ देता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर देगा हमारे DNA के साथ। whenever our DNA will replicate then viral DNA also will replicate। और वायरल DNA अपना RNA बनाकर फिर से वायरल कॉलोनीज को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये इसका एक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, राइट द वेरियस इवेंट दैट ऑकर्स विद इन द सेल। सेल के अंदर कैसे होगा, उसके स्टेजेस क्या होंगे, तो वो वही होना चाहिए कि RNA एंटर करवाया उसने मैक्रोफेज में, एंटर करवाने के बाद में DNA के में कन्वर्जन करवाया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, फिर DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, है ना, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया और फिर अपनी कॉलोनीज को वो तैयार कर रहा हो। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एड्स। एड्स के को डायग्नोस करने की जो तकनीकें हैं, जो तरीके हैं, उनको एक्सपांड करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी है ऐसे। तो आप एक तो कहोगे PCR कर सकते हो सर, और एक क्या कह सकते हो? ELISA कर सकते हो। ठीक है, PCR पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। क्या होना चाहिए? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो देखो, राइट द पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द डिजीज एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एंटीवायरल ड्रग दे दोगे, है ना, और इफेक्ट आ जाएगा। डी का आंसर देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये तो एलिसा का है। या फिर पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन PCR कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? एंटीवायरल ड्रग दे दोगे। ठीक है, जो कि पार्शली कवर करते हैं। खाली आप लाइफ बढ़ा सकते हो पेशेंट की, एलिमिनेट नहीं कर सकते बीमारी को। ठीक है, दे रखा है सी में, मेंशन एनी 2 स्टेप सजेस्टेड बाय WHO फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। इस बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय पूछे हैं WHO के द्वारा। कैसे करोगे भाई साहब? आप मेडिकल ऑफिसर्स को ये बात बताओगे कि सीरिंज जो है वो कंटामिनेटेड सीरिंज यूज नहीं करना। ब्लड बैंक में आपको
हाइजीन मेंटेन रखने की जरूरत होगी, और ब्लड बैंक में कोई भी वायरस वाला ब्लड किसी ने नहीं दे दिया है, इस बात का भी आपको अश्योरेंस होना चाहिए, है ना। WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइंस में तो यही होना चाहिए। मेकिंग ब्लड HIV सेफ, ब्लड को HIV सेफ बनाना है इन ब्लड बैंक्स में। यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज करना है, सिरिंज को इन द हॉस्पिटल्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स होना चाहिए, है ना। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूजेस, ड्रग एब्यूजेस को कंट्रोल करो। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, लोगों को ये जानकारी दो, है ना, कि सेफ सेक्स किस तरह से किया जाए। रेगुलर चेकअप होना चाहिए HIV के लिए, और जो सस्पेक्टेबल जो पॉपुलेशन है उनका चेकअप होना चाहिए और उनको ट्रीट करना है, ठीक है। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स डज नॉट डाई ऑफ दिस डिजीज, वो उस बीमारी से नहीं मरता, बट फ्रॉम सम अदर इन्फेक्शन, लेकिन दूसरी बीमारियों से, दूसरे संक्रमण इनको होते हैं, उससे मर सकता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बहुत आसान हो गया बेटा। खुद का तो कोई एड्स तो रोग ही नहीं है ना, इसमें तो होता है क्या, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, सामने वाले की इम्यूनिटी क्या हो गई, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये अटैक कहां पे करता है, हेल्पर टी सेल पे। कहां पे अटैक करता है, हेल्पर टी सेल पे। हेल्पर टी सेल तो भाई साहब हमारे बॉडी का मोटिवेशन है, और मोटिवेशन ने कोई खत्म कर दिया, डाउन कर दिया, ऐसे में हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अब जो छोटे छोटे टिचके टिचके से वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सामने से थरथराते हैं, डरते हैं, वो भी सीटी बजा के बोल रहे होते हैं कि मैं तेरे को बीमार करेगा, है ना। छोटा सा राइनो वायरस, जुकाम कोज करने वाला वायरस, राइनो वायरस का क्या औकात है हमारे सामने, लेकिन फिर भी वो भी 15-15, 20-20 दिन तक निकल ही नहीं रहा, है ना। तो दूसरी बीमारियां इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से हमें हो जाती है, मर भी सकते हैं, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है, मुझे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कहीं डायग्राम ये नजर आ रहा है। द फॉलोइंग इज द illustration of the sequence of ovarian events A to I दे रखा है बेटा यहाँ, है ना। A to 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, A to I लिख देता हूँ, फिर जरूरत पड़ेगी तो और कहीं देख लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना। इन अ ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में दिए हुए, मुझे यहाँ पर A से I तक नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने I लिख दिया है, फिर कहीं क्वेश्चन में मुझे इधर उधर दिखेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलिस्ट्रेट कॉर्पस ल्यूटियम एंड नेम द पिट्यूटरी हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉर्पस ल्यूटियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी होना चाहिए, जी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, LH आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। LH सर्ज आता है ना बेटा, LH सर्ज हुआ कौन से दिन, 13वें दिन, 12वें से 13वें दिन LH सर्ज होता है, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ तभी तो फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, राइट। स्पेसिफाई द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है बेटा जी, ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करवाता है ना। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब हार्मोन रिलीज होना चाहिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द यूट्रस, ये यूट्रस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है बेटा, यूट्राइन वॉल को इंक्रीज करवाता है, यूट्राइन दीवार को मोटा करवाता है, मोटा करवाता है। और ये जरूरी क्यों है, इम्प्लांटेशन के लिए, है ना, जरूरी क्यों है, फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे कैसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर लिखते जाओ। इम्प्लांटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई। अब चलो पीछे, डी और ई में क्या डिफरेंस है, डी और ई ये रहे, डी और ई। तो मुझे ये ग्राफियन फॉलिकल नजर आ रहा है, नहीं क्या, ये ग्राफियन फॉलिकल है, तो क्या ये टर्शरी फॉलिकल होना चाहिए। इस टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में है, जबकि यहां पर कंप्लीट एंट्रम दिया हुआ है। ग्राफियन फॉलिकल में कंप्लीट एंट्रम हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेशन को रिप्रेजेंट कराएगा, ये फ्लूइड फील्ड होता है, जबकि यहाँ पर खाली जगह होती है, याद आ गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। देन ये डिफरेंस है ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल। ये नहीं करते हो तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, नहीं क्या, ड्रॉ अ नीट लेबल स्केच ऑफ मैच्योर oocyte। कौन सा, मैच्योर oocyte तो सेकेंडरी oocyte की बात कर रहा होगा, है ना, वही होता है मैच्योर oocyte। तो मैच्योर oocyte में आपको ये नजर आ जाएगा, जोना पेल्यूसिडा का कवर है,
ये इस तरह का डायग्राम जो है वो थीटा एक्सटर्ना है, थीटा इंटरना है ना। सेकेंडरी oocyte का डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंडरी oocyte बनने ही वाला है, उस वाली परिस्थिति में वो मेच्योर oocyte को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका डायग्राम आपको बना देना। ठीक है, फुल्ली मेच्योर कौन होता है? ग्राफियन फॉलिकल। उसी स्टेज में आप ओव्यूलेशन करवाओगे। इस तरह से सेक्शन जो डी है वो खत्म हो जाता है। 8 मार्क्स का मामला सलट गया। फिर अब चलते हैं हम सेक्शन ई पे, जो कि काफी मेजर पोर्शन रखता है। 15 मार्क्स का टोटल ये होने वाला है। तो देखें आप, इलिस्ट्रेट द डिजाइन ऑफ बायोरिएक्टर। इसीलिए मेरे को बनाना नहीं पड़े तो मैंने पहले ही फोटोग्राफ्स यहाँ पे ले लिए है ना। बायोरिएक्टर का डिजाइन आपको बनाना है, इलिस्ट्रेट करना है। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किसमें? एक तो फ्लास्क में जो आप लैब में कहीं काम कर रहे हो, और एक बायोरिएक्टर में जो कि बड़े लेवल पे आप काम में लेते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो हो गया, तो पहले का तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इलस्ट्रेट करना है डिजाइन ऑफ बायोरिएक्टर। तो ये बायोरिएक्टर का डिजाइन है, ये सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर है, ये स्टार टैंक बायोरिएक्टर है। ये डायग्राम बन गया। किस तरह से ये डिफरेंट है फ्लास्क से जो लैब में काम में लिया जा रहा है? तो वहां पर बहुत स्मॉल स्केल पे आप काम करते हो, वहां पर हर चीजें मैन्युअली आपको करनी पड़ती है। यहाँ पर बड़े लार्ज स्केल पे यदि आपको कहीं काम करना है, लार्ज प्रोडक्शन लेना है, तो बायोरिएक्टर से काम किया जाएगा, है ना। देखो, सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्स स्टार टैंक बायोरिएक्टर, ये दो तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। विच स्टेराइल एयर बबल्स एंड स्पार्स, ये तो है। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। देन ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इसका जो बेस होता है वो थोड़ा कर्व होता है। इसमें स्टाइलर जो है वो स्टाइलर यूज करा जाता है, जो लगातार जो अंदर का कल्चर मीडियम है उसको हिलाते रहेगा, मिक्स करते रहेगा। इज प्रेजेंट फॉर इवन मिक्सिंग, ताकि एक जैसा मिक्सिंग होता रहे, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ जाए थ्रू आउट द रिएक्टर। ये तो चीजें होती है कहां पर? रिएक्टर में। क्वेश्चन अलग से है, व्हाई शुड अ सेल बी मेड, और में दिया गया है, competent to take up an alien DNA. How can a bacterial cell be made competent using calcium ion? एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो पूछा गया है कि क्यों जरूरी है किसी सेल का कंपिटेंट होना, ताकि वो किसी एलियन डीएनए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा पाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कैल्शियम आयन इसमें किस तरह से रोल प्ले करेगा। तो पहले क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं कि हमें पता है कि डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो पास नहीं हो सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो डीएनए को अंदर जाने नहीं देगा। A bacterial cell is made competent by creating the bacterial cell with a specific concentration of divalent cation. इसलिए हमें किसी डाइवेलेंट केटाइन की जरूरत होती है, और वो डाइवेलेंट केटाइन कौन हो सकता है? कैल्शियम आयन हो सकता है। एज कैल्शियम आयन विच इंक्रीज एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ डी। इसी की मदद से जो पोर्स हैं उनकी साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और डीएनए जो है वो आसानी से अंदर एंटर कर सकता है थ्रू स्पोर इन इट्स सेल वॉल। दिस क्रिएट सर्टेन ट्रांसपोर्ट, ये बड़े पोर बनाता है इसकी सेल में, जिससे एफिशिएंसी जो है सेल की डीएनए को अंदर लेने की वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो कैल्शियम आयन रोल प्ले कर रहा है। पहले कंपिटेंट होना जरूरी क्यों था? इस बात का आंसर दिया। क्यों जरूरी था भाई साहब? कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफिलिक जो एलिमेंट होते हैं उनको अवॉइड करती है, और डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो उसको आने ही नहीं देगी। अब हमने कैल्शियम का रोल देखा, वो क्या करता है? तो भाई साहब वो पोर्स की जो साइज है वो इंक्रीज करता है, जिससे डीएनए है वो आसानी से एंटर हो सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से? क्या करते हो आप? सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो साइज के बेसिस पे तो डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच दिस टेक्निक वर्क्स। किस पे, किस टेक्निक पे काम करेगा? प्रिंसिपल क्या है? चार्ज ऑन द डीएनए, है ना, साइज ऑफ द डीएनए। डीएनए, एज वी नो द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हो? जो अगारो जेल आपने दिया है ना, तो वहां पर आप क्या करोगे? ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दोगे, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव जो पोल है वो इधर की तरफ रख दिया, तो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो इधर की तरफ मूव करेगा। उसकी एक्टिविटी पे बेस्ड है, उसकी साइज पे बेस्ड होगा।
साइज जिसकी बड़ी होगी वो धीरे धीरे चलेगा, जिसकी साइज छोटी होगी वो तेजी से चलेगा, इस तरह से वो अलग हो सकता है। When DNA fragment are negatively charged molecules, they can be separated according to their size by forcing them move towards the anode under the electric field through the agarose gel. बात समझ में आ गई क्या? Mention why ethidium bromide is used in this technique. इस तकनीक में इथिडियम ब्रोमाइड का क्या यूज है, क्यों किया जाता है? डीएनए को स्टेन करने के लिए भाई साहब, है ना? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं हम, उसके बाद में हम देखते हैं डीएनए को किसमें, अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे, यूवी रेज के नीचे, एक्सप्लोरिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपको दिख जाएगा डीएनए, नहीं क्या? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताना है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए क्या करोगे? मान लीजिए आप बात कर रहे हो किसी एंथर की, एंथर, ये एंथर की बात है, अंदर की बात नहीं है, एंथर की बात है, ठीक है? यहां पर ये क्या होने चाहिए, ऐसे पोलन सैक होने चाहिए, पोलन सैक के अंदर, अब यहां पर आप क्या करोगे, इस तरह से ये पोलन मदर सेल बताओ। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताने के लिए आपको कहां से चलना होगा? एंथर को इमेच्योर स्टेट से लेके आओ, ठीक है? हमने कहा था ना, एंथर इनिशियली कैसा होता है, इमेच्योर होता है, होमो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो रीजन की जो सेल्स हैं, ये तो एपिडर्मिस है, ठीक है? ये एपिडर्मिस हो गई। अब एपिडर्मल रीजन के नीचे की कोई भी 4 सेल जो कॉर्नर में प्रेजेंट है, पहले तो हम कहेंगे कि सभी के सभी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होती है, ठीक है? फिर हमने हाइपोडर्मल रीजन की कोई भी 4 सेल जो कॉर्नर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, उनको डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे आप, यस और नो? 4 सेल डिफरेंशिएटेड होगी और साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी, न्यूक्लियस इनका क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म इनका डेंस हो जाएगा, नाम क्या दे देंगे? आर्किस्पोरियल सेल। इनको हमने नाम क्या दे दिया? आर्किस्पोरियल सेल। व्हाइट कलर दिख जाएगा क्या? ये आर्किस्पोरियल सेल में साइटोप्लाज्म है, ठीक है? और इनका एक एक न्यूक्लियस बना देते हैं। इन सेल को हमने नाम भी दे दिया बेटा जी, कौन सी सेल नाम दे दिया? आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल, फिर इनमें डिवीजन करवाया, 2 सेल बनाई, प्राइमरी पेरिएटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल ने वॉल ऑफ एंथर को प्रिपेयर किया, वॉल ऑफ एंथर में कौन आ गया? एंडोथीशियम आ गया, मिडिल लेयर आ गया, टेपिनम आ गया। फिर हमने अंदर की तरफ बनाया, अंदर की तरफ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने स्पोरोजिनस टिश्यू को फॉर्म किया। ये जो इनमें डिवीजन होगा पेरिक्लिनल, तो अंदर की तरफ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगी ना, उसमें लगातार डिवीजन चलेंगे, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू की कई सारी सेल्स बनेगी, है ना? इस स्पोरोजिनस सेल की कई सारी टिश्यू की कई सारी सेल्स फॉर्म होगी। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर की तरफ की जो सेल की दीवार है, वो कौन सी होनी चाहिए? टेपिटम होनी चाहिए क्या? बोलो, ये टेपिटम होना चाहिए इधर, ये टेपिटम, टेपिटम के बाहर मिडिल लेयर, बोलो, फिर एंडोथीशियम। अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती है, वो सराउंडिंग सेल से न्यूट्रिशन लेती है, साइज में बड़ी हो जाती है। तो कुछ सेल्स तो खत्म होने लगेगी, लेकिन कुछ बच जाएगी, जो बचेगी उनको हम कहेंगे पोलन मदर सेल। इन पोलन मदर सेल में क्या करवाओगे? मियोसिस। और मियोसिस करवाने के बाद आप पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन करोगे। ये पोलन टेट्राड केलोज लेयर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, टेपिटम के द्वारा ही केलोज का फॉर्मेशन होता है। फिर केलेज एंजाइम के द्वारा क्या करोगे? इसका डाइजेशन करोगे और इस तरह से ये 4 पोलन ग्रेन आप अलग कर दोगे। ये प्रोसीजर ही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रोस्पोर को। तो ये प्रोसेस हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ गई क्या? ऐसा कर देना बेटा जी। अरे चल ले, थक गया क्या? लास्ट क्वेश्चन है, थक ही गया होगा ये भी, नहीं? लिस्ट एनी 4 मेजर गोल्स ऑफ एचजीपी। 4 मेजर गोल्स। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई साहब, सीधा सीधा आंसर लिखना है गोल ऑफ एचजीपी के, ठीक है? 4 लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें ऐसे मैंने लिख रखा है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेट
20,000 से 25,000 जो जीन होते हैं ह्यूमन डीएनए में, सबकी जानकारी प्राप्त हो जाए। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसेस जो हमारे पास हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, उनके सीक्वेंस हम पता कर लें, उनको स्टोर करें इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, इंप्रूव करें टूल्स और डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं उनको इंप्रूव करें। एड्रेस ELSI, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, इस पे भी काम करें, है ना, दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोसेस। बी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट एनी 4 ways दैट द नॉलेज फ्रॉम HGP ऑफ इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन। 4 तरीके ऐसे हैं जो बताने हैं आपको HGP के जो सिग्निफिकेंस है उसके अलग अलग फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इन्वायरमेंटल रिमिडिएशंस है, प्रिवेंट डिसऑर्डर है, डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स, उनमें हमें HGP का काम में लिया जा सकता है। ठीक है। एक्सप्लेन BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको एक्सपांड कर दिया आ गया बेटा, BAC का तो फुल फॉर्म ही आ गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस, क्या काम है, इट इज यूज्ड फॉर द क्लोनिंग ऑफ DNA फ्रेगमेंट, DNA फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है क्या, इसी के ओवर में दिया हुआ क्वेश्चन है बेटा, हर्षे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने H35P32 को यूज किया, व्हाई डिड हर्षे चेस यूज, इन्होंने क्यों यूज किया इनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को क्यों यूज किया, ये बात बताने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना, रेडियो एक्टिव फास्फोरस टू मेक द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव सल्फर टू मेक द प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव फास्फोरस को तो यूज किया गया डीएनए को रेडियोएक्टिव बनाने के लिए, और रेडियोएक्टिव सल्फर को यूज किया गया प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाने के लिए। इस बात से साबित करा था उन्होंने कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडिंग का और सेंट्रिफिकेशन का क्या रोल है, ब्लेंडिंग रेडियोएक्टिव फेज अलाउ करता है टू अटैच इकोलाई, ब्लेंडिंग से मतलब क्या होता है, मिक्सिंग हो जाएगी तो इकोलाई के साथ जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के चांसेस हो जाएंगे। एज द इन्फेक्शन प्रोसेसेड द वायरस कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस का जो कोट है वो हट जाता है ब्लेंडिंग करने से, और सेंट्रिफिकेशन करने से जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बैक्टीरिया से, है ना, और सेंट्रिफिकेशन हो जाता है मतलब अलग हो जाएंगे, अलग डी अटैच हो जाएंगे। राइट द कंक्लूजन दे अराइव्ड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो पूरा प्रैक्टिकल कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद में क्या कंक्लूजन निकाले उन्होंने, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्यों, क्योंकि अंदर गया है वो कौन गया है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस अंदर गया है इसका मतलब डीएनए अंदर गया है, और जो अंदर गया है उसी ने कुछ काम किया है, यस और नो, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। Bacteria that were infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material, DNA ही वो मटेरियल था जो पास हुआ वायरस से बैक्टीरिया के पास, to the bacteria, and bacteria that were infected with virus that had radioactive protein, जबकि रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इन्फेक्शन नहीं किया, इसका मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया, प्रोटीन बाहर ही कहीं रह गया, है ना। और इससे क्या साबित किया गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ओके। इसी के साथ अपने जो फर्स्ट तो क्या एक चैप्टर है, एक पूरा PYQ से एसोसिएटेड जो पेपर था उसको हमने सॉल्व कर लिया। 70 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड करा गया है, आप किस तरह से लिखेंगे, क्या लिखोगे, क्या मार्क्स मिलेंगे, तो पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही नए पेपर के साथ हम और मिलेंगे। और हाँ, मैंने एक बात और कही है कि जल्दी ही एक सीरीज और आ रही है जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज PYQ फॉर द बायोलॉजी। ऐसे ही फिजिक्स के लिए हमने इम्प्लांट करी है, केमिस्ट्री के लिए भी हम विद इन 2 to 3 डेज हम इम्प्लांट कर देंगे। तो हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी कर रहे होंगे। ऐसे ही नए वीडियो के साथ और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।